ये हाल, शीतल जी, क्या वाकई नायब सिंह सैनी के साथ इस हाल में पहुंच गई है भाजपा? और अगर ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं, तब तो जाहिर है नुकसान होगा हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में या महाराष्ट्र में, दोनों जगह जो लोकसभा चुनाव में कारक थे, वो कारक अभी विद्यमान है। वो कारक है कि जो आर्थिक नीतियां हैं हमारी केंद्रीय सरकार की, उसको लेके देश में बहुत डिसकंटेंट पैदा हुआ है। वो अलग अलग तरह से प्रतिबिंबित होता है, लेकिन उन राज्यों में जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां जहां है, वहां वो गुस्सा तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, अगर विपक्ष उसको इनकैश करने के लिए अपनी ताकत के साथ मौजूद है तो। ऐसा महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है कि विपक्ष वहां लोकसभा चुनाव में उसने दिखा भी दिया, पछाड़ के दिखा दिया, और हरियाणा में भी बराबरी का मुकाबला करके उसने दिखा दिया कि यहां उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी नीतियों की वजह से पैदा हुई है, उसको इनकैश करने के लिए उसकी सामर्थ्य मौजूद है। तो चूंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अभी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए उन नतीजों में कोई बहुत उलटफेर की संभावना कोई देख रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। बल्कि ज्यादा संकेत इसी तरह के हैं, जैसे महाराष्ट्र में, कि आपस में कैबिनेट में तनाव हो जा रहा है अजीत पवार साहब में और शिंदे साहब में। और अभी यहाँ पुणे में एक सभा थी जिसमें अजीत पवार गए हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए, शायद मंच वंच पे किसी को बैठने का इशू था। तो ये कड़वाहट है, हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो तुलनात्मक रूप में ज्यादा बेहतर कदम ताल कर रहा है एक साथ, जबकि बीजेपी ने जो गठजोड़ जिस तरह का भी बनाया है, पार्टियों को तोड़ के जो उसके ऊपर आरोप है, वो कठिनाइयों में नजर आ रहा है। तो एक और नीतियों का पराभव, नीतियों पर अलोकप्रियता, और दूसरी ओर सांगठनिक तौर पर जो सामने मुकाबले में है उसकी तुलना में कमजोर रहना, ये दोनों चीजें मिलके इन दोनों राज्यों में जो परिस्थिति निर्माण कर रही हैं, उससे मुझे शीतल जी, जरा ये क्योंकि पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी और इसलिए थोड़ा सा इस पर मैं काउंटर भी आपको इस लिहाज से करना चाहती हूँ। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन में अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मुलाकात करके, सोनिया गांधी से मुलाकात करके गए। उसके पहले एक भरी सभा में उन्होंने कहा, जब बैठक हो रही थी वहां पर भी तो यही दिक्कत है। वो तो बात वो चाहते थे कि उनको सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाए। वो खुलकर मंच पे कह रहे थे कि आप चेहरा दे दीजिए, हम समर्थन कर देंगे। तो वो भी तो इसी कोशिश में लगे। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट तो है जिस पर जोर आजमाइश इंडिया गठबंधन में भी तो हो रही है। तो वो क्या निकलकर सामने रखा जा रहा है, असर उसका भी तो होगा। नहीं, बिल्कुल। ये सब तो जहां गठबंधन होते हैं, कुछ चीजें तो सबके साथ रहती हैं। हम तुलनात्मक रूप में देखें कि सामने जो दोनों धड़े एक दूसरे के सामने हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो दोनों में किसके व्यवहार में हमें ज्यादा कठिनाइयां नजर आ रही हैं और किसके व्यवहार में कम, मेरी बात उस पर निर्भर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक में बिल्कुल खत्म हो गई, हर चीज आयरन आउट हो गई, लेकिन तुलनात्मक रूप में अभी लोकसभा में उन्होंने संयुक्त रूप से बेहतर कदम ताल किया और उसके नतीजे हासिल किए। और अभी उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिसमें हम इतनी शंकाएं ढूंढ लें। हाँ, चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जब एनडीए गठबंधन को देख रहे हैं और उसके घटकों को देख रहे हैं, वहां हमें ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा इस तरह की चीजें, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जिनको राजनीतिक रूप से आप किसी के लिए ठीक नहीं कहेंगे। जब वो चुनाव लेकिन ये मजबूती क्या इतनी है कि अगर शरद पवार कहें कि 288 में भाई हम तो 225 सीटें जीत लेंगे, ये दावा इतना मजबूत नजर आता है, या इतनी मजबूत विपक्ष नजर आ रही है फिलहाल महाराष्ट्र में? नहीं, वो 154 सीटों पर आगे थे, तो चुनाव लड़ते समय हर आदमी उसमें से 60, 70, 80 सीट बढ़ा के बोलता है। इतना हक उनको है चूंकि लोकसभा में इतनी सीटों पर आगे थे। अच्छा। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ बोला ही जा रहा था 400 सीटें आएंगी, 370 सिर्फ बीजेपी की आएंगी, ये सब चुनाव में बोला जाता है, तो इसलिए उसको उससे अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। बोलने से तो नुकसान हो जा रहा है ना। अब तो त्रिवेदी जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है विजय जी। जी। ये नुकसान यहाँ भी तो संभावित है, बोलने से नुकसान होता है। नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन फायदा भी होता है। दोनों स्थितियां हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि जनता का मूड किस तरफ को है। विजय सर, आप भी इस पर अपना पक्ष रखिए। सरकार वहां पे है, उसके विरुद्ध सोच रही है, तो ये सब बातें फिर प्लस में चली जाती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं सोच रही तो माइनस में चली जाती हैं। ये ठीक है विजय सर जी। एक तो मैं ये थोड़ा सा उत्तर देना चाहूंगा कि ये सोचना कि जो दूसरी पार्टियों से लोग लाए उससे भाजपा को नुकसान हुआ, ये सही तर्क मेरे हिसाब से नहीं है।
भाजपा ने दूसरी पार्टियों को तोड़कर ही अपने को बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और तेलंगाना में और हरियाणा वगैरह में सब जगह अपने को बढ़ाया बहुत। एकाएक वो राष्ट्रव्यापी बन गए। उतनी बड़ी वो पार्टी थे नहीं, न उनके पास उतना बड़ा आधार नहीं था। वो सफलताएं तो मिली, उन सफलताओं को इनकैश करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना था उसके लिए सब जरूरी था। आप क्या सोचते हैं कि गुड़गांव में नवीन जिंदल और ये जो गुड़गांव में जो राव साहब थे और नवीन जिंदल की जो सीट है, इसकी जगह कोई दूसरे उम्मीदवार होते तो चुनाव जीत पाते हो? ऐसा नहीं है। इससे बहुत लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को। ये जरूर है कि तार्किक तौर पर उसको डिबेट्स में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। जैसे अजीत पवार के बारे में कहा गया कि वो बहुत बेईमान है, फिर उनको ले लिया गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये सब है, उसको मॉरल पोजीशन उनकी खराब होती है, लेकिन उन्होंने बहुत इससे गेन किया है। बहुत सारी जगहों पर वो जीत गए हैं इस सब की बदौलत। और जल्दी जल्दी, मतलब उनको जल्दी से बढ़ना था, पूरा राष्ट्रव्यापी बनना था, कांग्रेस को रिप्लेस करना था। टारगेट उनके बहुत बड़े थे, इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन अब वो जाहिर है कि अब उनको उसमें करेक्शंस करने होंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसको आप लाते हैं कुछ न कुछ एडजस्टमेंट उसे करना पड़ता है, फिर वो रूठने लगता है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बीजेपी ने इस सब से बहुत गेन किया है। उड़ीसा तो पूरा राज्य वो निगल गए दूसरी पार्टी के बल पे। बंगाल में वो दूसरी पार्टी से ही पूरी पार्टी बन गए, पैरेलल सत्ता में वो चुनौती बन गए उनके लिए। और ये उनको बहुत जगह बहुत तरह का गेन हुआ है। कर्नाटक में थोड़ी उन्होंने आराम से सरकार बना ली और फिर चलाई लंबे समय तक। ये और बात है कि बाद में वो चुनाव हार गए लोकसभा में, तो उसमें विधानसभा में और फिर लोकसभा में। लेकिन इन सब जगहों में उनकी बढ़त में इन सारे तत्वों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और वो भूमिका आज भी घट रही है, जिसका जैसे आपने जिक्र किया कि चंपई सोरेन आके मिल रहे हैं दिल्ली में, तो वो एक विकल्प बना हुआ है। और ये जो भी दिल्ली में रहता है ये उसके साथ स्वाभाविक है। पहले कांग्रेस थी तो उसमें भी सब इसी तरह से आया करते थे। जब लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस ही दिल्ली में रहेगी, यही असली सरकार है, यही राष्ट्रव्यापी पार्टी, वो सारे तर्क जब उसके पक्ष में थे तो इसी तरह से होता था कि बहुत। लेकिन इस तरह से प्लान करके, एजेंसियों वगैरह का इस्तेमाल करके और अन्य तरीकों से जितना इस दौर में हुआ है उतना नहीं होता था। होता तब भी था, उनके यहाँ भी तमाम तिकड़मधारी लोग थे, बहुत सारे चाणक्य बताए जाते थे, तो सब चीजें गलत सही करते रहे हैं और वही सब प्रतीक के तौर पर आज भी इस्तेमाल होती रही है। ठीक है विजय जी, जल्दी से आप सब पॉइंट रख रहे थे, अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं संजय से बताना चाहूंगी। शीतल जी की बात से सहमत मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अगर शिंदे शिवसेना को और अजीत पवार साहब की एनसीपी को नहीं तोड़ते तो बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती ना वहां पर किसी भी स्थिति में। तो वो एक काम तो बड़ा हुआ कि वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। अगर शिवसेना उनके साथ चली गई थी, मतलब राजनीति में बदनाम हुआ तो क्या, नाम तो है, वो चलता है सब, वो सही है वो तरीका। वो कहा जाता है कि दिल ना मिले कम से कम हाथ तो मिला लीजिए। जी संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया सर इसी पे? नहीं, मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया था, शीतल जी भी कह रहे हैं, हर व्यक्ति को जिसको बीजेपी ने लिया, सभी की छवि खराब नहीं थी, सबने बीजेपी को नुकसान नहीं किया। जिन दो लोगों का नाम उन्होंने लिया, निश्चित रूप से ये दोनों उन कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने बीजेपी को सीट दिलाने में मदद की। लेकिन एक जनरल परसेप्शन की बात हो रही है, खासकर ऐसे लोगों को बीजेपी ने, जिन लोगों को लिया जिनकी छवि बहुत खराब थी, जिनको आप कहते हैं पानी पी पी कर कोसते थे, अचानक उनको अपनी पार्टी में ले लिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसी चीजों से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है। और मुझे लगता है चुनाव में परसेप्शन का बड़ी भूमिका होती है। जब परसेप्शन आपके बन गया कि भाई नहीं, ये पार्टी अब वैसी नहीं है जैसी होती थी, उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना पड़ा है उनको लोकसभा चुनाव में। अच्छा, दो चीजों पर मैं चाहती हूँ आप सभी से एक एक टेक जल्दी ले लूं, बहुत ज्यादा वक्त होगा नहीं, एक एक करके मैं शुरुआत करती हूँ। सब आप ही से पहले शुरुआत करती हूँ। ये आरक्षण के खिलाफ है और दूसरा संविधान। अभी यूपी में जो कुछ हुआ आप देख ही रहे हैं, कैसे वो फिर एक जा रहा है कि नहीं, इन्होंने आरक्षण को खत्म करने का काम किया, यहां पर यूपी में चोरी छुपे ये काम किया। एक आरक्षण और संविधान को खत्म करना, दोनों मसले क्या इन दोनों ही राज्यों में चुनाव के वक्त हावी रहने वाले हैं? प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, मुझे लगता है कि इसका असर अब कम होगा। जितना जनता की जो नाराजगी थी, मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव में ज्यादातर निकल चुकी है नाराजगी। विधानसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि वो अपनी रणनीति कैसे बनाते, चुनाव प्रचार अभियान कैसे करते, कैसे जनता के भी संदेश देने की कोशिश करते कि ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था
और जो विपक्ष ने नैरेटिव गढ़ा था वो उसके खिलाफ है। अगर वो विपक्ष को समझाने में मतलब जनता को समझाने में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है तो मुझे लग रहा है इसका बहुत असर नहीं होगा। ये नैरेटिव बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव में निकल गया। लेकिन इसकी काट क्या है? इसकी काट कहीं दिखाई देती है? अभी तक तो ढूंढ नहीं पा रहे। नहीं, अभी तो टाइम है। मुझे लग रहा है अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अमित शाह की रैली होगी, नड्डा जी की रैली होगी, संगठन की रैलियां होगी, भारतीय जनता पार्टी का भी तो मैनिफेस्टो आएगा। अब कैसा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करती है, प्रधानमंत्री मोदी कैसे जनता को कन्विंस करते हैं, संघ कैसे अपनी भूमिका निभाता है और विपक्ष इस नैरेटिव को जो लोकसभा में बनाया था उसको कैसे बनाए रखता है विधानसभा चुनाव तक, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपसे एक चीज पूछूं एक आम आदमी के तौर पर, ये झूठ है या सच? संविधान और आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया, इसमें इसको आप झूठ कहेंगे या सच कहेंगे? मुझे लग रहा है ये झूठ था। अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आती तब भी भारतीय जनता पार्टी संविधान में वैसा बदलाव नहीं करती जैसा विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया उसमें वो सक्सेसफुल रहा, यह झूठ था।